आशा करते हैं मेरी जितनी भी वीडियो है आपको पसंद आएगी। आपको कहीं पर भी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको पूरा का पूरा सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपकी जो डिमांड है उसको मैं पूरी करूंगा। वो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, चाहे हिंदी मीडियम की, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बोर्ड के लिए आपको स्पेशल सा प्रश्न प्रोवाइड करूंगा। और इस बार बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं, आपकी मैं गारंटी लेता हूं, आपका 100% श्योर रिजल्ट ना आए तो आप बताइएगा, मैं चैनल पे बंद कर दूंगा पढ़ाना। 100% गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बस आप पढ़ाई कीजिए, अपना भविष्य बनाइए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी से, ठीक है, कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है। जीवधारियाँ जो होती हैं, जो जीवधारी होते क्या हैं, जो मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, जो जीवधारी हैं, तो उनके लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि जीवित बनी रहे, वृद्धि को बनाए रहे, वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखे। देखिए जीवधारियों में जनन, अगर कोई भी जीव मर जाता है तो उसकी पीढ़ी क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो जनन करता है ना, तो उसकी पीढ़ी इसलिए बनी है क्योंकि वो जनन करता है, यानी कि जीवों में इसलिए जनन अनिवार्य है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी प्रजाति निरंतरता बनी रहे। जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक या बीजाणु जनन। तो देखिए जीवों में विभिन्नता क्या होती है? जो मनुष्य होता है एक दूसरे क्या दिखाई देता है? भिन्न दिखाई देता है। और सोचिए कि जनक संतान उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जिसमें 2 जनक भाग लेंगे उसे लैंगिक जनन, जिसमें 1 जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, और यहाँ पर देखें तो जब 2 जनक कोई नई संतान बनाएंगे तो दोनों जनकों का माता पिता का डीएनए अलग होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे का डीएनए उनसे भिन्न होगा, यानी कि लैंगिक जनन जो प्राप्त संतानें होती हैं एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है क्या? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लीशमानिया में? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वो ईस्ट में होता है। मुकुलन पाया जाता है किसमें? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमानिया में, इन सभी में। तो मुकुलन जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है हाइड्रा में। क्या पाया जाता है? मुकुलन पाया जाता है। अगला है पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो जो पराग कोश में होते हैं वो हमारे पराग कोश में हमेशा और हमेशा परागकण पाए जाते हैं। और पराग कोश कहाँ पाया जाता है? याद रखना, पुंकेसर में पराग कोश पाया जाता है और पराग कोश पाया जाता है परागकण। और जब यही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वहां पर परागण की क्रिया संपन्न होगी, परागण की क्रिया। अगला है लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं पुमंग में, जायांग में, पुंकेसर में, पराग कोश में। तो लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं कहाँ होते हैं? पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंड या बीजांड। तो एक पुष्प के स्त्री केसर मध्य के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता। मैंने भी बताया ना, जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक जाते हैं जिसे परागण कहते हैं। कीट परागण होता है। कीट परागण किसमें होता है? मक्का में, वेलिस्नेरिया में, साल्विया में, इनमें से कोई नहीं। तो कीट परागण हमेशा और हमेशा साल्विया में होता है, जबकि मक्का में वायु परागण होता है। वायु के द्वारा किसमें होता है? मक्का में होता है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? किसके द्वारा करती है मेरे प्यारे बच्चों? अध्यावरण के द्वारा, बीजांड द्वार के द्वारा, निभागी के द्वारा, अंड द्वार के द्वारा। तो निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका हमेशा और हमेशा बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है 4, 2, 3 या फिर 1, तो वो बनाता है हमारा बी, 2 बनाता है। अगला है पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है बीजांड में, अंडाशय में, परागनलिका में, भ्रूण कोश में।
तो इसका सही ऑप्शन है डी मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण कोश में। अगला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन विशेष लक्षण है सभी जीवों का, सभी पादपों का, आवृत पादपों का, केवल जलीय पादपों का। तो द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है? आवृत बीजी पादपों का होता है। द्विनिषेचन पुष्पी पादपों या आवृत बीजी पादपों का क्या होता है? हमारा विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक का क्या नाम होता है? भ्रूणपोष, भ्रूण, मूलांकुर, इनमें से कोई नहीं। तो द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक क्या होता है? तो वो होता है हमारा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष द्विनिषेचन क्रिया के त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ क्या होता है? एकत्रित होता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे क्या देता है? पोषण देता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद जो पुष्प का ऐसा कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, जो कि बोर्ड परीक्षा 2015 और 13 में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया है। तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है यही फल में बदलता है। तो अंडाशय किस में बदलता है? फल में बदलता है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों जो 16वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, बोर्ड परीक्षा 2014, 13, 12 और 6 में आया है। प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि, एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो नर जनन अंगों से जो संबंधित ग्रंथि है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। यह वीर्य निर्माण, शुक्राणुओं को पोषण देने वाले और उसको जीवित रखता है। पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होता है क्योंकि इसे सहायता मिलती है किसके लिए? मैथुन, शुक्राणु बनाने, युग्मकों के सुगमता से स्थानांतरण में, उपरोक्त में से सभी। तो 17 का सही ऑप्शन बी, शुक्राणु बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आवश्यक होता है। अगला है, लास्ट के 2 प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो 18 का सही ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। अगला है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता? सिफिलिस, आतशक, हिपेटाइटिस, एड्स या फिर गोनोरिया, सुजाक। तो है हमारा हिपेटाइटिस जो होता है हमारा यौन रोग संचारित नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ऑब्जेक्टिव है और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आप विश्वास रखिए, आपको ये चैनल विश्वास देता है 100% श्योर गारंटी के साथ। सो चैनल पे से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।